इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट जून 2024 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी पेपर के 25 क्वेश्चंस को मैंने आपको वीडियो 10 के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। इस वीडियो को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है यूजीसी नेट ज्योग्राफी जून 2024 एग्ज़ाम में जाकर देख सकते हैं। इस पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। इस वीडियो में बताए जा रहे क्वेश्चंस अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं ऐसा चयन करते हुए सही विकल्पों का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है, द हरिकेन लेवल साइक्लोन्स हैव एट लीस्ट 119 किलोमीटर्स पर आवर विंड स्पीड। हरिकेन स्तर के चक्रवातों में हवा की गति कम से कम 119 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हरिकेन के द्वारा किए जाने वाले डैमेज को मेज़र करने के लिए सफ़िर और सिम्पसन ने एक डैमेज स्केल को बनाया है जिसका नाम है सफ़िर सिम्पसन हरिकेन डैमेज स्केल। इस डैमेज स्केल में 5 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 में सबसे कमज़ोर हरिकेन्स को रखा जाता है और लेवल 5 में सबसे प्रबल और सबसे प्रचंड हरिकेन्स को रखा जाता है। लेवल 1 के जो हरिकेन्स होते हैं जिनको कि सबसे कमज़ोर हरिकेन कहा जाता है, उनकी मिनिमम स्पीड जो होती है वो 118 किलोमीटर पर आवर की होती है और हमारे पहले ऑप्शन में स्पीड बताई गई है 119 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी है, विद द ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैज़ डिक्रीज्ड। भूमंडलीय तापन की प्रवृत्ति के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता में कमी आई है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नई रिसर्च के अनुसार 20वीं शताब्दी में ग्लोबली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की संख्या में 13% की कमी आई है। इस आधार पर स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फ्रीक्वेंट इन द साउथ एटलांटिक ओशन। दक्षिणी अंध महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता अधिक होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि साउथ एटलांटिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम और न के बराबर होती है। स्टेटमेंट डी है, दे डू नॉट डेवलप क्लोज टू इक्वेटर एंड डू नॉट क्रॉस इट। ये भूमध्य रेखा के नज़दीक विकसित नहीं होते और उसे पार नहीं करते। यह स्टेटमेंट सही है। ड्यू टू लैक ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स की भूमध्य रेखा के पास कमी के कारण इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के समीप नहीं होती है और साथ ही साथ यह भूमध्य रेखा को क्रॉस भी नहीं करते। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए, बी और डी बिल्कुल सही हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट ए, बी और डी किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस आधार पर यह क्वेश्चन सही नहीं है। यदि पेपर सेटर स्टेटमेंट बी को गलत मानता है, अर्थात वह मानता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी या उनकी बारंबारता में वृद्धि हुई है, तो हमारे 2 ही स्टेटमेंट सही होंगे, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी। इस आधार पर ऑप्शन 4 सही होगा। लेकिन नई रिसर्च के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी में वृद्धि हुई है, न कि उनकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई है। इस तरह इस क्वेश्चन का या तो ऑप्शन 4 सही होगा, नहीं तो मेरी जानकारी के अनुसार इस क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्टरनेटिव डॉट मेथड इज करेक्ट। वैकल्पिक बिंदु विधि के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैप या वितरण मानचित्र को बनाने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरी विधि होती है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में एक विधि होती है जिसको कहते हैं हम डॉट मेथड, और यह जो डॉट मेथड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मोनो डॉट मेथड, मल्टीपल डॉट मेथड और अल्टरनेटिव डॉट मेथड। इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव डॉट मेथड के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन स्टिल्जेनबोअर्स मेथड अर्बन पॉपुलेशन इज शोन यूजिंग स्फीयर एंड रूरल पॉपुलेशन विद यूनिफॉर्म डॉट्स। स्टिल्जेनबोअर की विधि में नगरीय जनसंख्या को गोलाभ का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण जनसंख्या को समरूपी बिंदुओं से दर्शाया जाता है। रियलिटी में स्टिल्जेनबोअर विधि के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिंदुओं और नगरीय जनसंख्या को सर्किल्स या वृत्त के द्वारा दिखाते हैं। इस आधार पर क्वेश्चन में दिया हुआ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है इन अल्टरनेटिव डॉट मेथड बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इज शोन यूजिंग यूनिफॉर्म डॉट्स। अल्टरनेटिव डॉट मेथड में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या दोनों को समरूपी बिंदुओं से दर्शाया जाता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टरनेटिव डॉट मेथड में रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन को दिखाने के लिए डॉट्स के साथ साथ अदर सिंबल्स जैसे स्फीयर और सर्किल्स का भी यूज़ किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है इन स्टैंडिगीर्स मेथड अर्बन पॉपुलेशन इज शोन यूजिंग सर्किल्स एंड रूरल पॉपुलेशन विद यूनिफॉर्म डॉट्स। स्टैंडिगीर विधि में नगरीय जनसंख्या को वृत्तों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण जनसंख्या को समरूपी बिंदुओं से दर्शाया जाता है। यह स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है Standigir's method uses sphere to show urban population and uniform dots to show rural population। स्टैंडिगीर विधि में नगरीय जनसंख्या को दर्शाने हेतु गोलाभ और ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाने हेतु समरूपी बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टैंडिगीर विधि को डॉट स्फीयर मेथड भी कहा जाता है। इसमें नगरीय जनसंख्या को स्फीयर के द्वारा और ग्रामीण जनसंख्या को डॉट्स के द्वारा दिखाया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टोपोशीट्स इन ऑर्डर फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल स्केल। निम्नलिखित भूपत्रकों को वृहद मापक से लघु मापक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 प्रकार की टोपोशीट्स दी हुई हैं। इनको इनके स्केल के आधार पर लार्ज से स्मॉल के क्रम में व्यवस्थित करना है। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 5 प्रकार के टोपोग्राफिकल मैप्स का निर्माण किया गया है। देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़ की सीरीज़ के आधार पर सबसे पहले मिलियन मैप्स का निर्माण किया गया है, जिनको कि हम सिर्फ नंबर्स से डिनोट करते हैं, जैसे 61, 62, 63, 73, 74, 75, इस तरीके से। यह जो 1 मिलियन मैप होते हैं, इनका स्केल होता है 1:1 मिलियन। इन 1 मिलियन सीट्स को फर्दर 16 छोटी सीट्स में डिवाइड किया गया है और इनका नामकरण करने के लिए इस मिलियन सीट के आगे अंग्रेजी के ए से लेकर पी तक के अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की टोपोशीट्स को डिग्री सीट कहा जाता है और इनका स्केल होता है 1:2.5 लाख। इन डिग्री सीट्स को फर्दर 16 भागों में डिवाइड किया गया है और इनका नामकरण करने के लिए इन डिग्री सीट्स के आगे ऑब्लिक लगाते हुए 1 से लेकर 16 तक के नंबर्स का प्रयोग करते हैं। इनको
क्वार्टर डिग्री सीट कहा जाता है और इनका स्केल होता है 1:50,000। इन क्वार्टर डिग्री सीट्स को फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है और इनका स्केल होता है 1:25,000। इस प्रकार इन टोपोसीट्स को इनके स्केल के आधार पर लार्ज से स्मॉल के क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। सबसे बड़े स्केल की टोपोसीट कही जाएगी जिसका स्केल होगा 1:25,000। उससे छोटे स्केल की टोपोसीट होगी जिसका स्केल होगा 1:50,000 और उससे छोटे स्केल की टोपोसीट होगी जिसका स्केल होगा 1:2,50,000 और सबसे छोटे स्केल की टोपोसीट होगी जिसका स्केल होगा 1:10,00,000। इस आधार पर हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टेड द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट इन। भारत ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो इन ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भारत ने नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP को 2006 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन विच इकोसिस्टम। एक कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड प्रतिलोमित होता है या उल्टा होता है? देखिए, नंबर पिरामिड में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर जीवों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है। एक ट्री या वृक्ष के इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वह इन्वर्टेड या प्रतिलोमित होता है। एक वृक्ष या ट्री के नंबर पिरामिड के बेस में प्राइमरी प्रोड्यूसर ट्री का स्थान होता है जिसकी संख्या 1 है और उससे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स में क्रमशः जो कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती चली जाती है और सबसे टॉप लेवल पर माइक्रो पैरासाइट्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ट्रॉपिक लेवल 1 में प्रोड्यूसर जो कि ट्री है उसका स्थान होगा और उसकी संख्या होगी 1। ट्रॉपिक लेवल 2 में प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे बर्ड्स और स्मॉल हर्बीवोर्स या शाकाहारी जीवों का स्थान होगा जो कि इस पेड़ पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ट्रॉपिक लेवल 2 से ऊपर ट्रॉपिक लेवल 3 में सेकेंडरी कंज्यूमर्स मिलेंगे। यह जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे यह ट्रॉपिक लेवल 2 में पाए जाने वाले जीवों पर पैरासाइट होंगे जैसे लाइस और बग्स। ट्रॉपिक लेवल 3 से ऊपर ट्रॉपिक लेवल 4 में टर्शियरी कंज्यूमर्स पाए जाएंगे। यह हाइपर पैरासाइट्स होंगे जिनके अंतर्गत माइक्रोबैक्टीरिया को सम्मिलित किया जाएगा और जिनकी संख्या सबसे अधिक होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ट्री के इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 4 तक जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से जो संख्या पिरामिड बनेगा वह इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्री या वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ कंट्रीज़ दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उन कंट्रीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं दी हुई हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। पहला कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के बारे में अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि फ्रांस वह देश है जिसने हाई से लो फर्टिलिटी को एक्सपीरियंस किया है। दूसरा कंट्री दिया हुआ है नाइजर जो कि सर्वाधिक कुल प्रजनन दर वाला देश है, कंट्री विद हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। तीसरा देश दिया हुआ है सियरा लियोन, कंट्री विद वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और चौथा देश दिया हुआ है फिनलैंड जो कि वेरी लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला देश है। इस आधार पर यदि हम दिए हुए ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इज एसोसिएटेड विद।
एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में जनसंख्या विस्फोट किससे जुड़ा है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेडिकल रिवॉल्यूशन। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की दूसरी स्टेज में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ की तुलना में 200 साल बाद प्रवेश कर पाए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में बनाई गई और टेस्टेड दवाइयों को बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भेजा गया। इन दवाइयों के प्रभाव से इन देशों में डेथ रेट अचानक से बहुत लो हो गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई रहा। इस प्रकार बर्थ रेट के हाई बने रहने और डेथ रेट के अचानक लो हो जाने के कारण जनसंख्या में एकाएक वृद्धि हो गई, जिसको कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में जो भी जनसंख्या विस्फोट हुआ है वह मुख्य रूप से मेडिकल रिवॉल्यूशन या चिकित्सकीय क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 9 इन द गिवन डायग्राम। यहाँ नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो 9 नंबर है जो यहाँ लिखा हुआ है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या यह 9 नंबर सेंट्रल सिटी को रिप्रेजेंट करता है, या एज सिटी को, या रेजिडेंशियल शब अर्ब को, या एयरपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है? यह हमको बताना है। देखिए, यह एक मॉडल है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ का है, और इस मॉडल का नाम है द मॉडल ऑफ डाउनटाउन एंड एज सिटी। नॉर्थ अमेरिका में बड़े शहरों के उन भागों को जहां पर ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डाउनटाउन कहने का प्रचलन है। डाउनटाउन को आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। डाउनटाउन की विशेषता होती है कि यहाँ पर कमर्शियल और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत अधिक पाया जाता है, और यह जो क्षेत्र होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक हब होता है। इसको सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। जबकि एज सिटी नए अर्बन सेंटर्स हैं जो कि इन ट्रेडिशनल डाउनटाउन एरियाज़ के पेरीफेरी में या आउटस्कर्ट्स में डेवलप हुए। यह या तो सब अर्बन एरिया में डेवलप हुए हैं या पहले से जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर कमर्शियल, रिटेल और रेजिडेंशियल तीनों ही प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस मॉडल में नंबर 1 से जो एरिया रिप्रेजेंट किया गया है वह है सेंट्रल सिटी। नंबर 2 से यह जो एरिया रिप्रेजेंट किया जा रहा है वह है रेजिडेंशियल शबर्ब। नंबर 3 सरकम पोलर हाईवेज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं नंबर 4 रेडियल हाईवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 5 शॉपिंग मॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 6 इंडस्ट्रियल पार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 7 ऑफिस पार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और नंबर 9 एज सिटी है। इस तरह क्वेश्चन में दिए हुए 4 ऑप्शंस में से नंबर 9 एज सिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मिर्डल मॉडल। मिर्डल के मॉडल के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। पहला स्टेटमेंट है ही गेव द थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन। उसने संचयी कार्योत्पादन सिद्धांत दिया। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुन्नार मिर्डाल ने क्यूमुलेटिव कॉजेशन की थ्योरी दी। सेकंड स्टेटमेंट है सम ग्रोथ सेंटर्स ग्रो फास्टर एंड वर्क एज सक्शन पंप्स। कुछ वृद्धि केंद्र तीव्र गति से विकसित होते हैं तथा शोषण पंपों के रूप में कार्य करते हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गुन्नार मिर्डाल ने अपने सिद्धांत में बताया है कि किसी एक बड़े क्षेत्र में जहां पर कई एक नगर स्थित हैं, कोई एक नगर ऐसा होगा जहां पर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो उस बड़े शहर में सबसे पहले विकास होगा, और वह शहर जहां पर विकास के लिए सभी दशाएं उपलब्ध हैं वह इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि अपने अगल बगल के शहरों में भी होने वाले विकास को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इस तरह वह एक सक्शन पंप की तरह कार्य करेगा।
स्टेटमेंट सी है द स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट टू द सराउंडिंग रीजन अराउंड द ग्रोथ सेंटर इज कॉल्ड बैकवाश इफेक्ट। वृद्धि केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में विकास के प्रसार को पश्चधावन प्रभाव कहा जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जब सराउंडिंग रीजन्स में या सराउंडिंग एरियाज में डेवलपमेंट का स्प्रेड होता है तो उसको स्प्रेड इफेक्ट कहते हैं, न कि बैकवाश इफेक्ट कहते हैं। स्टेटमेंट डी है पुलिंग ऑफ ऑल द डायनेमिक एलिमेंट्स टू द ग्रोथ सेंटर फ्रॉम द सराउंडिंग लोकेशंस इज कॉल्ड टेक ऑफ स्टेज। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि टेक ऑफ स्टेज के बारे में गुन्नार मृडाल ने नहीं बताया है, यह तो रोस्टोव ने बताया है। इस प्रकार क्वेश्चन में दिए हुए दो ही स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। इस तरीके से यदि सही ऑप्शन का चयन किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर नॉट करेक्ट। उन कथनों की पहचान करें जो सही नहीं हैं। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। यह रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए है द कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी ऑफ वेक्टर मॉडल इज वेरी पुअर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। सही कथन यह होना चाहिए कि कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी ऑफ वेक्टर मॉडल इज वेरी गुड। स्टेटमेंट बी है रास्टर डाटा सेट यूजुअली गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि एक रास्टर डेटा के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर से ही रो और कॉलम्स की नंबरिंग की जाती है। स्टेटमेंट सी है वेक्टर मॉडल इज द लेस कॉम्पैक्ट डाटा स्ट्रक्चर। यह ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। वेक्टर मॉडल्स जो होते हैं उनकी जो मेमोरी साइज होती है वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है। वेक्टर मॉडल इज मोर कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू रास्टर मॉडल। रास्टर डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो वेक्टर मॉडल होता है या जो वेक्टर डेटा होता है उसका मेमोरी साइज बहुत कम होता है, अर्थात वह मोर कॉम्पैक्ट होता है, न कि लेस कॉम्पैक्ट। स्टेटमेंट डी है ज्योमेट्रिकल फिगर्स शेपिंग द रास्टर शेल एंड कंप्लीटली कवरिंग ए फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड टेसिलेशंस। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टेसिलेशंस का मतलब होता है कि किसी सरफेस को टेसिलेट करने का प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ टेसिलेटिंग द सरफेस इज कॉल्ड टेसिलेशन। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब हम अपने घर की फर्श में टाइल्स लगाते हैं तो हमेशा ध्यान देते हैं कि एक टाइल दूसरे टाइल पर ओवरलैप भी ना करे और 2 टाइल्स के बीच में गैप भी ना रहे, अर्थात जो हमारे कमरे का एरिया है वह पूरे का पूरा टाइल्स के द्वारा कवर कर लिया जाए। इस प्रकार रेक्टेंगुलर साइज के टाइल्स के द्वारा अपने कमरे के एरिया को कवर कर लेने की प्रक्रिया को ही टेसिलेशन कहा जाएगा। रास्टर डेटा मॉडल्स के जो पिक्सेल्स होते हैं वह भी रेक्टेंगल साइज के टाइल्स की तरह आप समझिए, जो कि हमारी अर्थ की सरफेस को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, और इन्हीं टाइल्स या इन रेक्टेंगुलर साइज के पिक्सेल्स के द्वारा एक पूरी की पूरी रास्टर इमेज का निर्माण होता है। इस प्रकार क्वेश्चन में दिए हुए 4 स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी गलत हैं। चूँकि हमको ऐसे स्टेटमेंट का चयन करना है जो कि सही नहीं हैं, इस आधार पर क्वेश्चन में दिए हुए चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। केवल ए और सी स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following activities are not tied to resources affected by the environment or necessarily localized by market? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित अथवा आवश्यक रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं हैं?
देखिए यह स्टेटमेंट सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट और नेसेसरली लोकलाइज्ड बाय मार्केट। इस तरह इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सरफेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर एल्बिडो। निम्नलिखित सतहों को उनकी एल्बिडो या धवलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए एल्बिडो का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट ए सरफेस रिफ्लेक्ट्स। इट इज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस। यदि किसी सरफेस का एल्बिडो हाई है तो इसका तात्पर्य होता है कि वह सरफेस अपने ऊपर गिरने वाले सोलर रेडिएशन के अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देती है। यदि किसी सरफेस का एल्बिडो लो है तो इसका मतलब यह होता है कि उस सरफेस पर जो भी सोलर रेडिएशन गिरेगा उसके बहुत थोड़े भाग का ही रिफ्लेक्शन होगा, अधिकांश सोलर रेडिएशन को वह सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी। फ्रेश स्नो का जो एल्बिडो होता है वह सबसे अधिक होता है लगभग 80% के आसपास। थिन क्लाउड कवर का जो एल्बिडो होता है वह होता है लगभग 30 से लेके 50% के आसपास। सैंड का एल्बिडो होता है लगभग 40% के आसपास और सबसे कम एल्बिडो होता है वाटर का जो होता है लगभग 6% के आसपास। इस प्रकार यदि इन चारों सरफेस को इनके एल्बिडो के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज in ascending order on the basis of density of population 2022। निम्नांकित देशों को वर्ष 2022 में उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है मोनाको कंट्री का जो कि एक बहुत छोटा यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद स्थान आता है स्विट्ज़रलैंड का, उसके बाद बांग्लादेश का और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है भूटान का। यदि इनको जनसंख्या घनत्व के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की कृषि प्रणाली के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट है रेयरिंग ऑफ शीप ऑन द रेंचेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कैटल इन ऑस्ट्रेलिया आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पैस्टोरल हर्डिंग। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस स्टेटमेंट में पहली गलती तो यह है कि यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में कैटल्स और ऑस्ट्रेलिया में शीप या भेड़ें चराई जाती हैं। और इस स्टेटमेंट की दूसरी गलती यह है कि इन दोनों ही देशों में नोमैडिक हर्डिंग, पैस्टोरल नोमैडिज्म या पैस्टोरल हर्डिंग नहीं होती है। यहाँ पर लाइव स्टॉक रेंचिंग या लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है। सेकंड स्टेटमेंट है क्यूब्रेको ट्री ग्रोन इन मेडिटेरेनियन रीजन इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ टेनिन। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले क्यूब्रेको वृक्ष टेनिन का एक प्रमुख स्रोत है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि क्यूब्रेको ट्री मेडिटेरेनियन रीजन में नहीं उगाए जाते हैं। यह साउथ अमेरिका का नेटिव ट्री है और यह साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया पर विस्तृत ग्रान चाको क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि यह ट्री टेनिन का एक मेजर सोर्स होता है। स्टेटमेंट सी है द कैटल इन द सवाना आर केप्ट फॉर दियर हाइड्स एंड फ्लैश। सवाना में पशुओं को उनकी हड्डी और मांस के लिए रखा जाता है। यह स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट डी है प्रेरीज इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कमर्शियल ग्रेजिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरी विश्व के सर्वाधिक विकसित वाणिज्यिक पशुधन पालन क्षेत्रों में से एक हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
इस प्रकार इस क्वेश्चन में दिए हुए 4 स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट सी और डी सही हैं और दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ जीवों या ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, वहीं उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। दोनों का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। ए में दिया हुआ है प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के जीव दिए हुए हैं इसमें केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। इस प्रकार केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसी फूड चेन में प्रोड्यूसर का काम करते हैं। बी में दिया हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर। यदि लिस्ट 2 में दिए हुए शेष जीवों को देखा जाए तो इंसेक्ट्स ही प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। सी में दिया हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर। यदि लिस्ट 2 में देखा जाए तो स्नेक्स या सांप सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। और डी में दिया हुआ है डिकम्पोज़र या अपघटक, तो आपको जानकारी है कि फंगाई डिकम्पोज़र होती है। यदि हम अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न इज फॉर्म्ड वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज। जहां अनेक सड़कें मिलती हैं वहां किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप बनता है। यह क्वेश्चन भी NCERT से आया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है तारानुमा या स्टार लाइक सेटलमेंट पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड नोमोथेटिक स्टैंड्स फॉर। नोमोथेटिक शब्द से अभिप्रेत है। देखिए यह क्वेश्चन भी NCERT की बुक से आया हुआ है। नोमोथेटिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है। नोमोज NOMOS। नोमोज का मतलब होता है लॉ और थेट्स का मतलब होता है THETES। थेट्स का मतलब होता है टू प्लेस या टू एस्टेब्लिश। इस तरह नोमोथेटिक का मतलब निकल के आता है कि किसी नियम को बनाना या किसी नियम को एस्टेब्लिश करना। यदि क्वेश्चन में दिए हुए चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन 1 में ही लिखा हुआ है लॉ सीकिंग डिसिप्लिन, अर्थात एक ऐसा विषय जहां पर नियमों का या लॉज का निर्माण किया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ बुक्स और पेपर्स के नाम दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में इन बुक्स या इन पेपर्स को लिखने वाले ऑथर्स के नाम हैं। दोनों ही लिस्ट को मैच करते हुए सही ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहली बुक लिखी हुई है अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इस बुक को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है टेलर और इनका पूरा नाम है एडवर्ड बर्नेट टेलर। मैं यहाँ लिख देता हूँ EDWARD एडवर्ड BURNETT बर्नेट टेलर TAYLOR टेलर। नेक्स्ट बुक लिखी हुई है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मैथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इस बुक के राइटर हैं शेफर। नेक्स्ट बुक है द पल्स ऑफ एशिया और इस बुक को लिखने वाले ज्योग्राफर का नाम है एल्सवर्थ हंटिंगटन। और लास्ट बुक है ला ज्योग्राफी ह्यूमन और इस बुक को लिखने वाले ज्योग्राफर का नाम है ब्रून्स। यदि क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को देखा जाए तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सही मिलान करते हुए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडमैन मॉडल इज नोन एज। फ्रीडमैन के मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रीडमैन के मॉडल को कोर पेरीफेरी मॉडल या सेंट्रो पेरीफेरी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ड्रेनेज ऑर्डर ऑफ सर्किल्ड स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द स्टेलर्स मेथड।
यदि इन सभी स्ट्रीम्स को देखा जाए तो बीच में यह एक थिक लाइन दिखाई दे रही है जो कि एक मेजर स्ट्रीम है और बीच में यहाँ पर इसको सर्किल कर दिया गया है और इस स्थान पर पूछा गया है कि यहाँ का रिवर ऑर्डर कितना है। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉलर के स्ट्रीम ऑर्डरिंग के मेथड को बताया हुआ है। देखिए, जो हेड वाटर स्ट्रीम्स होती हैं उनको हम नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाली दो स्ट्रीम्स के मिलने से सेकंड ऑर्डर वाली स्ट्रीम्स का निर्माण होता है। सेकंड ऑर्डर वाली स्ट्रीम्स के मिलने से थर्ड ऑर्डर वाली स्ट्रीम का निर्माण होता है और थर्ड ऑर्डर वाली स्ट्रीम के मिलने से फोर्थ ऑर्डर वाली स्ट्रीम का निर्माण होता है। इस डायग्राम में इस जगह पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो स्ट्रीम्स मिल रही हैं। एक स्ट्रीम है थर्ड ऑर्डर वाली और दूसरी स्ट्रीम है फर्स्ट ऑर्डर वाली। यहाँ पर दो स्ट्रीम हैं जिनके ऑर्डर डिफरेंट हैं और इन दोनों के मिलने से जो दूसरी स्ट्रीम बनेगी उसका ऑर्डर वही होगा जो हायर ऑर्डर वाली स्ट्रीम का था। इसी तरह यदि दो स्ट्रीम्स जिनमें से किसी एक का ऑर्डर 1 है और एक का ऑर्डर 2 है, उन दोनों के मिलने से यदि कोई तीसरी स्ट्रीम बन रही है तो उसका ऑर्डर 2 होगा। यदि इन नियमों के आधार पर यहाँ पर आप देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ ऑर्डर या ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capability acquired by man as a member of society। किसके अनुसार संस्कृति वह जटिल समष्टि है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित कोई अन्य अभियोग्यता सम्मिलित है। कल्चर को इस प्रकार से परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम है एडवर्ड बर्नेट टेलर, ऑप्शन नंबर 4। यह इंग्लिश स्कॉलर थे और यह एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अभी आपने इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 93 में देखा कि इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बायो जियोकेमिकल साइकिल। जैव भू रसायन चक्र के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज अ मटेरियल साइकिल या न्यूट्रिशन साइकिल। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, ऑफ ऑल द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द नाइट्रोजन साइकिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज नाइट्रोजन मेक्स अप 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इन बायोजियोकेमिकल साइकिल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज यूनिडायरेक्शनल। यह स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत है क्योंकि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में मटेरियल्स का मूवमेंट साइक्लिक होता है, एनर्जी का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में दिए हुए 4 स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी ही बिल्कुल सही हैं और यदि हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है और पूछा गया है यह फार्मूला किसको कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। क्या यह मीन डेविएशन का फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है या स्क्यूनेस का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यह फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फोल्ड्स बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। अक्षीय तल की स्थिति के स्थान के आधार पर निम्नांकित वलनों फोल्ड को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए उससे पहले एक्सियल प्लेन को जरा समझ लेते हैं। एक्सियल प्लेन किसी फोल्ड में वह इमेजिनरी प्लेन या इमेजिनरी सरफेस होती है जो कि किसी फोल्ड को यथासंभव रूप से सिमेट्रिकली डिवाइड कर देती है। यह एक्सियल प्लेन या यह जो एक्सियल सरफेस है यह वर्टिकल भी हो सकती है,
हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या इन दोनों के बीच में किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड भी हो सकती है। यदि इस डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 4 प्रकार के फोल्ड्स दिए हुए हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, ओवरटर्न्ड फोल्ड और रिकम्बेंट फोल्ड, और यही चारों फोल्ड्स हमारे क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं। यदि सिमेट्रिकल फोल्ड के एक्सियल प्लेन को देखा जाए तो वह बिल्कुल वर्टिकल है। एसिमेट्रिकल फोल्ड के यदि एक्सियल प्लेन को देखा जाए तो वह थोड़ा सा इंक्लाइंड है। वहीं यदि ओवर फोल्ड के एक्सियल प्लेन को देखा जाए तो यह एसिमेट्रिकल प्लेन की तुलना में ज़्यादा इंक्लाइंड है, और रिकम्बेंट फोल्ड का एक्सियल प्लेन तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया है। इस आधार पर यदि इन 4 प्रकार के फोल्ड्स के एक्सियल प्लेन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के क्रम में लगाया जाए तो क्वेश्चन में दिए हुए 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द लिटरेरी ट्रेडिशन इन ज्योग्राफी गोज टू। भूगोल में साहित्यिक परंपरा का शुभारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हिकेटियस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूजीसी नेट जून 2024 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।